So students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain poem number 5 of class 9, CBSE and UP board. Name of the book is Beehive, and the name of the poem is A Legend of the Northland. This poem was composed by Phoebe Carey. Students, poem का नाम है A Legend of the Northland. Legend means होती है लोक कथा, यानी नॉर्थलैंड की एक लोक कथा। पोएम का नाम है, इसको कंपोज किया है फोइबे कैरी ने। स्टूडेंट्स, पोएम एक बैलेड है, और बैलेड जो होता है वो एक प्रकार की ऐसी पोएम होती है जो शॉर्ट स्टैंजाज में लिखी जाती है, और इस तरह की पोएम होती है जिसमें स्टैंजा वाइज जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ती है तो एक स्टोरी डेवलप होती है। तो शॉर्ट स्टैंजाज पोएम के अंदर होते हैं। जो स्टैंजाज होते हैं, प्रत्येक स्टैंजाज में 4 लाइन होती हैं, और जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ती है एक स्टोरी डेवलप होती चली जाती है। जैसे इस स्टोरी की, यदि इस पोएम की हम बात करें, लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, तो इन दिस पोएम टोटल 16 स्टैंजाज, there are 16 stanzas in this poem, and these stanzas will tell us a story, and that story is known as legend of Northland. स्टूडेंट्स, देखते हैं स्टैंजा वाइज, लाइन टू लाइन, हिंदी और अंग्रेजी में संपूर्ण व्याख्या। पोएम का नाम ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। जहाँ तक पोइटस की बात है स्टूडेंट्स, फोइबे कैरी 4 सितंबर 1824 को यूएस में इनका जन्म हुआ था। 31 जुलाई 1871 को इनकी डेथ हो गई थी। बैलेड पोएम बैलेड टाइप की है, और जिसमें एक स्टोरी डेवलप होती है। तो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, ए बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। बैलेड्स आर पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर and are passed on orally from one generation to the next. इसका मतलब बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जो शॉर्ट स्टैंजाज में होती है, जो एक स्टोरी अपने साथ साथ नरेट करती रहती है। और बैलेड्स जो पोएम होती हैं वो उस तरह की होती है जो फोक कल्चर होती है या किसी संस्कृति में बहुत ही पॉपुलर होती हैं, और जनरेशन टू जनरेशन यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास ऑन होती रहती है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती रहती है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। तो ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इसी तरह का एक बैलेड है, इसी तरह की एक पोएम है नॉर्थलैंड की। एक ऐसी पोएम जो एक लोक कथा हम कह सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। जैसा मैंने बताया 16 इसके अंदर स्टैंजाज हैं, और ईच स्टैंजाज हैज़ 4 लाइन्स। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। इसमें किसी वृद्ध महिला की लोक कथा है। हु एंगर्ड सेंट पीटर, जिसने सेंट पीटर को क्रोधित कर दिया था बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। किसके कारण? अपने लालच के कारण। तो एक वृद्ध महिला की इसमें एक लोक कथा है, कहानी है नॉर्थलैंड की, जिसने अपने लालच के कारण सेंट पीटर नाम के संत को क्रोधित कर दिया था। तो देखते हैं स्टूडेंट्स स्टैंजा वाइज, लाइन टू लाइन, डिटेल एक्सप्लेनेशन हिंदी और अंग्रेजी में। तो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं स्टूडेंट्स। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो। क्या कहते हैं फर्स्ट लाइन में?
अवे अवे इन द नॉर्दर्न, यानी सुदूर नॉर्दर्न की बात है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, वेयर द अर्थ ऑफ द, वेयर द आवर्स, आवर्स मीन्स होता है घंटे, ऑफ द डे माने दिन के, आर फ्यू माने थोड़े, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ सर्दियों में दिन छोटे होते थे, एक समय की बात है, सुदूर नॉर्दर्न की बात है जहाँ दिन बहुत छोटा होता था। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग, और जो रात्रि होती थी वो इतनी लंबी होती थी दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, कि पूरी रात सो करके व्यतीत नहीं की जा सकती थी। वैसे भी स्टूडेंट्स आप देखें, सर्दियों में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, रात लंबी होती है। और यहाँ बात की जा रही है नॉर्थलैंड की, नॉर्थलैंड में वैसे भी सर्दियाँ होती हैं, और सर्दी जब फुल सर्दी होती है तब तो वहाँ दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया उसको, एंड द वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, कि जहाँ दिनों में घंटे कुछ ही होते हैं, यानी दिन बहुत छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग, और रात्रि इतनी लंबी होती है इन विंटर, सर्दियों में, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि उन रात्रि में पूरी रात सोकर बिताया नहीं जा सकता, अर्थात सोते सोते आदमी थक जाता है, रात खत्म नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट स्टेंजा। अब यदि इसमें हम देखें तो फर्स्ट लाइन नॉर्दलैंड, सेकेंड लाइन फ्यू, थर्ड लाइन विंटर, और फोर्थ लाइन थ्रो। तो इसमें यदि हम राइमिंग की बात करें तो राइमिंग में जो सेकेंड लाइन है वो फोर्थ लाइन के साथ, या नॉर्दलैंड और विंटर ये भी आपस में राइम नहीं करती हैं। इसका मतलब क्या है, इसको हम ये कह सकते हैं कि फ्री वर्स है, इसमें कोई भी लाइन सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ एक बार को हो सकती है, फ्यू थ्रू, ये कुछ कुछ हो सकती है। तो राइमिंग वर्ड यदि बात आती है तो फ्यू थ्रू ये हो सकता है। सेकेंड स्टेंजा, अब देखिए यदि स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट स्टेंजा में, यदि हम फर्स्ट स्टेंजा में लास्ट लाइन को देखें तो इसमें देखो दैट, दे और देम, यानी तीनों वर्ड टी से स्टार्ट हो रखे हैं। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। यदि हम थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन को देखें स्टूडेंट्स, सेकंड लाइन को भी देखें, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यानी दिन छोटा है, उसको कहा किस तरह से गया, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। और यदि हम थर्ड और फोर्थ लाइन को देखें, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, यानी किसी बात को एक्साग्रेट करके कहा गया है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। और हाइपरबोल क्या होता है, हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द थिंग्स आर एक्साग्रेटेड, जिनको बढ़ा चढ़ा करके, यानी या तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके या बहुत कम करके कहा गया है, तो उसको हम हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसमें फोर्थ लाइन में एलिट्रेशन, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ लाइन में हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। सेकंड स्टेज देखते हैं स्टूडेंट्स, वेयर द हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोस एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। तो स्टूडेंट्स देखें, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, हार्नेस मीन्स होता है एक तरह से लगाम लगा देना, जिस तरह से घोड़े को लगाम लगाई जाती है तो उस तरह से। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, रेंडियर एक प्रकार का प्राणी होता है, एक प्रकार का पशु होता है, जहाँ वो रेंडियर को, स्विफ्ट मीन्स होता है बहुत तेज चलने वाला, तो जहाँ स्विफ्ट रेंडियर को हार्नेस लगा देते हैं टू द स्लेजिस व्हेन इट्स स्लो, और स्लेजिस एक प्रकार की गाड़ी होती है कि जब वो बर्फ़ पड़ती है तो रेंडियर से के पीछे एक छोटी सी कार्ट होती है, उसको बांध देते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, बियर्स कब्स माने होता है भालू के बच्चे, और जो बच्चे हैं वो भालू के बच्चे की तरह दिखाई देते हैं इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, चूँकि उन बच्चों को क्या पहनाए जाते हैं, फनी फरी क्लोथ्स, फरी का मतलब फर से बने हुए कपड़े, और फनी फर से बने हुए कपड़े को देख करके बहुत फनी से लगते हैं वो बच्चे। तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जहाँ वो स्विफ्ट रेंडियर को हार्नेस कर देते हैं, लगाम लगा देते हैं, और जब बर्फ़ पड़ती है वो उससे स्लेजिस को, यानी गाड़ी जो कार्ट होती है उसको चलाते हैं। और जो चिल्ड्रन होते हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पर, तो वो चिल्ड्रन बियर्स कब्स दिखाई देते हैं, जैसे कि भालू के बच्चे हों, अपनी फनी फरी क्लॉथ्स जब उनको पहनाए जाते हैं। फनी फरी क्लॉथ्स क्यों पहनाए जाते हैं, सर्दी से बचाने के लिए।
और फ़नी क्यों लगते हैं वो? चूँकि सर्दी से बचाने के लिए जो उनको फ़र वाले कपड़े पहनाए जाते हैं, तो उन फ़र वाले कपड़ों को पहन करके वो बहुत फ़नी से लगते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से यदि हम देखें, स्नोज़ और क्लॉथ्स आपस में राइम कर रहे हैं, तो राइमिंग वर्ड्स यदि सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ राइम करती है। और यदि हम फिगर ऑफ स्पीच देखें तो फनी फरी यानी दोनों वर्ड किससे? एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। यदि हम थर्ड लाइन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन किस तरह से दिखाए गए? चिल्ड्रन कैसे लगते हैं? बियर्स कब, और दोनों की कंपेरिजन किससे की गई? लाइक से। तो चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, यानी कंपेरिजन चिल्ड्रन और बियर्स कब में की गई है, और कंपेरिजन करने के लिए हमने लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है। तो यहाँ सिमली फिगर ऑफ स्पीच, सिमली पोएटिक डिवाइस है। सिमली पोएटिक डिवाइस क्या होती है? सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which two different kinds of objects are compared, and for the comparison we use like, as, so as, like as। तो चिल्ड्रन और बियर्स कब की हमने कंपेरिजन की लाइक का यूज़ करके, तो यहाँ सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया। तो इस लाइन में थर्ड, इस स्टैंजा में, सेकेंड स्टैंजा में जो थर्ड लाइन है उसमें सिमली पोएटिक डिवाइस है, और जो फोर्थ लाइन है उसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। थर्ड स्टैंजा देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी आपने देखा कि नॉर्थ लैंड की बात है, जहाँ दिन छोटे होते हैं सर्दियों में, रात इतनी लंबी होती है कि उनको सोकर के व्यतीत नहीं किया जा सकता। रेंडियर को वो हार्नेस कर देते हैं, बच्चे को फनी फरी क्लॉथ्स पहनाते हैं, और जो बच्चे हैं वहाँ वो कैसे लगते हैं? वो लगते हैं जैसे कि वो बियर्स कब हों। तो दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। क्या कहते हैं इसमें? इसमें पोएटेस कहती है दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। दे किसके लिए यूज़ किया गया? पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए यूज़ किया गया। टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, क्यूरियस स्टोरी उनको सुनाते हैं। क्यूरियस का मतलब जिसको उत्सुकता के साथ सुना जाता है। क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज भी हम कह सकते हैं, विचित्र भी कह सकते हैं क्यूरियस। और क्यूरियस एक ऐसी स्टोरी भी होती है जिसको आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो इस तरह से जानने की जब इच्छा होती है, ईगरनेस जिस स्टोरी को सुनने को होती है, तो उसको हम क्यूरियस स्टोरी। तो जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं वहाँ के, वो अपने बच्चों को क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। और क्या कहता है पोइटेस क्या कहती है? आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, कि मुझे नहीं पता, आई डोंट बिलीव, मैं बिलीव नहीं करती दिस ट्रू, कि ये कहानी सच्ची थी या झूठी थी। लेकिन वे एक कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं, वो सच्ची थी या झूठी थी मुझे नहीं पता। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन आप इससे एक लेसन लर्न कर सकते हैं, एक सबक ले सकते हैं, एक सीख ले सकते हैं। इफ़ आई टेल टू यू, टेल मीन्स होती है फिर से कहानी। यदि मैं इस कहानी को तुम्हें सुनाऊं तो तुम इस कहानी से एक लेसन लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हम देखें तो यू और ट्रू आपस में राइम करते हैं, तो राइमिंग लेसन क्या हो गया? ट्रू, ट्रू एंड यू। अब यहाँ भी यदि हम देखें तो दे, देम और टेल, तीनों वर्ड किससे? टी से। तो इसका मतलब क्या हुआ है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ यदि हम देखें येट यू, तो यहाँ भी क्या है? येट यू, तो इसका मतलब यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। यदि हम फोर्थ लाइन में देखें टेल द टेल, टेल द टेल, तो टी, टेल द टेल, तो इस तरह से टीस में तीनों वर्ड में रिपीट हो रखा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? हम इसको हम कहेंगे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं स्टूडेंट्स। वंस व्हेन, अब देखिए कहानी शुरू हो जाती है यहाँ से। उसने कहा नहीं, एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, कि यदि मैं कहानी तुम्हें सुनाऊं तो तुम इस कहानी से एक लेसन लर्न कर सकते हो। अब कहानी शुरू होती है, वो कहानी क्या है? वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड walked about it preaching just as he did, you know। तो क्या? वंस, एक बार की बात है, when the good सेंट पीटर, जब अच्छा सेंट पीटर lived in the world below, कहाँ रहता था? इस दुनिया में रहता था, इस संसार में रहता था। एंड walked about it,
और घूमता रहता था। और प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब होता है धर्म उपदेश देना, धार्मिक उपदेश देता फिरता था। ये उन समय की बात है जब एक बार गुड सेंट पीटर इस दुनिया में रहता था और वो यहाँ वहाँ घूमता रहता था, धार्मिक उपदेश देता रहता था, जस्ट एज ही डिड, क्योंकि वो अक्सर ऐसा ही किया करता था, जैसा कि तुम जानते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखें बिलो और नो आपस में राइम करते हैं। तो राइमिंग वर्ड क्या होगा? बिलो राइम विद नो। अब यहाँ भी स्टूडेंट्स यदि हम देखें तो इस फर्स्ट लाइन में कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड तो इसमें कोई पोइटिक डिवाइस यूज नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कहानी कब की है? कहानी तब की है कि जब सेंट पीटर जहाँ इधर उधर घूम करके, यहाँ वहाँ घूम करके धार्मिक उपदेश देते रहते थे, तब की कहानी है। तो क्या हुआ? धार्मिक उपदेश देते देते ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ। क्या कहा? ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। धार्मिक उपदेश देते देते, इसी तरह से भ्रमण करते करते, ही केम, ही कौन? सेंट पीटर केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। एक कॉटेज मीन्स होता है कुटिया, एक कुटिया के दरवाजे पर आते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो इस अर्थ पर चारों तरफ ट्रेवल कर रहे थे। ट्रेवल क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको प्रीचिंग करनी थी, लोगों को धार्मिक उपदेश देने थे। तो जब वो धार्मिक उपदेश देते फिर रहे थे और विचरण कर रहे थे, पृथ्वी पर घूमते फिर रहे थे, तो उस समय वो एक कॉटेज के डोर पर आते हैं। कॉटेज के डोर पर आकर के, कौन से कॉटेज के डोर पर? वेयर ए लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ ए लिटिल वुमन, एक छोटी महिला, वाज मेकिंग केक्स, केक बना रही थी, एंड बेकिंग दैम ऑन द अर्थ, बेकिंग माने बेक रही थी, बेक कर रही थी, सेक रही थी, ऑन द अर्थ, अर्थ मीन्स होता है छोटी भट्टी, कि जहाँ एक छोटी वुमेन, लिटिल वुमेन का मतलब जिसकी हाइट कम हो, वाज मेकिंग केक्स, केक बना रही थी, एंड बेकिंग दैम ऑन द अर्थ। तो उस कॉटेज के डोर पर सेंट पीटर आते हैं पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, जहाँ एक महिला छोटी भट्टी पर केक बना रही थी और उनको सेक रही थी। अब स्टूडेंट्स, यदि हम पोइटिक डिवाइस देखें तो वेयर वुमेन वॉज, तो वेयर वुमेन वॉज, डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच। यदि हम इसकी फोर्थ लाइन को देखें, एंड बेकिंग दैम ऑन द अर्थ, बेकिंग दैम, दैम और द, इसमें भी द यहाँ रिपीट हो रखा, दैम एंड द। तो यहाँ भी हम क्या कह सकते हैं? एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच। यदि हम देखते हैं स्टूडेंट्स राइमिंग वर्ड, तो अर्थ और हर्थ ये आपस में राइम करते हैं, तो अर्थ राइम विद हर्थ। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं स्टूडेंट्स। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग। अब देखिए वो जो संत आता है एक महिला के दरवाजे पर, कॉटेज के डोर पर, जो क्या कर रही है? केक बना रही है और उनको हार्थ पर बेक कर रही है। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर ऑल डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। एंड बीइंग फेंट, फेंट विद फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब वो सुबह से भूखा था। फास्ट का मतलब होता है उपवास करना, उपवास करने के कारण बीइंग फेंट, फेंट मीन्स होता है मूर्छित होना, बेहोश होना, लेकिन यहाँ इसका अर्थ होगा कि वो काफ़ी वीकनेस महसूस कर रहा था। किसके कारण? फास्टिंग के कारण, क्योंकि सुबह से फास्ट पे था, वो सुबह से भूखा था, इसलिए वो बहुत वीकनेस फील कर रहा था। तो फॉर बीइंग फेंट विद फास्टिंग, यानी भूखा रहने के कारण, वो कमज़ोर महसूस करने के कारण, फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन हो चुका था, डे वाज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन समाप्त हो चुका था और उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो बहुत वीकनेस महसूस कर रहा था। इसलिए उस दरवाजे पर आकर क्या आता है? ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। ही कौन? ही किसके लिए आया? ही आया है सेंट पीटर के लिए, पीटर सेंट के लिए। और हर किसके लिए आया? उस लेडी के लिए जो केक बना रही थी उस कॉटेज में। ही आस्क्ड हर, वो उससे मांगता है, स्टोर ऑफ केक्स, कि वो अपने केक्स के स्टोर में से, टू गिव हिम ए सिंगल वन, एक रोटी
एक केक उसको खाने के लिए दे दे। तो चूंकि वो सुबह से कुछ नहीं खाया था, पूरा दिन व्यतीत हो चुका था, वो बहुत भूखा था और कमजोरी महसूस कर रहा था, तो उस महिला से कहता है कि वो अपने स्टोर ऑफ केक्स में से उसको एक केक खाने के लिए दे दे ताकि वो अपनी भूख शांत कर सके। अब स्टूडेंट्स देखें, डन वन, तो डन और वन आपस में राइम कर रहे हैं, तो राइमिंग वर्ड्स क्या है? डन एंड वन, या डन राइम्स विद वन। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेंजा। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक। अब देखिए, चूंकि सेंट पीटर ने उससे मांगी है तो इसलिए वो क्या करती है? सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, वो बहुत छोटी केक बनाती है। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही वो उसको बेक करने के लिए डालती है तो क्या महसूस करती है? शी लुक्ड एट इट, वो इसकी तरफ देखती है, एंड थॉट इट सीम्ड, और क्या सोचती है? इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, ये तो बहुत बड़ी लग रही है, इतनी बड़ी वो केक सेंट पीटर को नहीं दे सकती। जब वो उसको क्या कर रही थी? उसको बेक कर रही थी, तो बेक करते टाइम उस महिला ने महसूस किया, लिटिल केक बनाई थी, लेकिन वो लिटिल केक भी उसको बेकिंग करते समय ऐसा प्रतीत होती है कि ये बहुत बड़ी बनी है, इसलिए वो इतनी बड़ी केक उस सेंट को नहीं दे सकती, ऐसा वो सोचती है। तो इसलिए क्या करती है वो? देयरफॉर शी नीडेड अनदर, देयरफॉर इसलिए शी नीडेड अनदर, उसने दूसरी केक बनाई। डिड मीन्स बनाना, उसने दूसरी केक बनाई, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और अब की बार जो उसने केक बनाई वो पहले से भी छोटी बनाई, क्योंकि पहले वाली बड़ी लगी थी, उसे महसूस हो रहा था कि वो बड़ी बनी है, इसलिए उसने दूसरी बनाई और वो दूसरी पहले से छोटी बनाई। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, लेकिन जैसे ही उसने उसको टर्न इट ओवर मीन्स पलटा, तो उसको कैसा महसूस हुआ? उसको महसूस हुआ एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, कि वो तो इतनी ही बड़ी बन गई जितने की पहले वाली थी। तो उसने दूसरी केक बनाई, पहले से छोटी केक बनाई, लेकिन जब उसको उसने टर्न ओवर किया, तो टर्न ओवर करते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये उतनी ही बड़ी केक बन गई जितनी की पहले वाली बनी थी, इसलिए उसको महसूस हुआ कि वो उस केक को भी सेंट पीटर को नहीं दे सकती है। नेक्स्ट स्टैंजा में स्टूडेंट्स, देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ, देन माने तब, शी टुक उसने लिया, ए टाइनी माने छोटा सा, स्क्रैप ऑफ डफ मीन्स गुथे हुए आटे का पीस, तो फिर उसने गुथे हुए आटे का छोटा सा पीस लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसको रोल करती गई फ्लैट बना दिया इसको, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और इसको इतना थिन उसने बेक किया जितना कि वेफर होता है। वेफर एक तरह का बिस्किट होता है स्टूडेंट्स, जो बिस्किट्स के अंदर जो बहुत ही टाइनी होता है, थिन होता है बहुत। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको भी नहीं दे सकी। क्यों नहीं दे सकी? क्योंकि उसको ये भी बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। तो उसने टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ लिया, उसको रोल्ड किया, फ्लैट कर दिया, जब उसको उसने बेक किया तो उसको ऐसा लगा कि ये भी बड़ा है, इसलिए उसको भी वो नहीं दे सकी। स्टूडेंट्स यदि यहाँ देखें हम, तो फ्लैट और दैट ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो फ्लैट राइमिंग दैट। और यदि हम पहली लाइन को देखें, देन टुक टाइनी, तो देन टुक टाइनी तीनों किस में लगते हैं? तीनों ऐसा लगते हैं जैसे कि वो तीनों वर्ड जो हैं टी से शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ क्या हुआ? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। यदि हम थर्ड लाइन को देखें स्टूडेंट्स, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, थिन एज ए वेफर, तो बेक की केक की कंपैरिजन वेफर से की जा रही है और यूज क्या किया जा रहा है? एज किया जा रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? यह सिमिली पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द सेफ। क्या कहती है? फॉर शी सेड, इसलिए वो क्या कहती है? माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल, कि जो मेरी केक होती है जो मुझे बहुत छोटी दिखती हैं, कब? व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, कि जब मैं अपनी केक्स को खुद खाती हूँ।
तो मुझे अपनी केक्स बहुत छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन आर येट टू लार्ज टू गिव अवे। लेकिन जब मेरी देने की को बात आती है, सेंट पीटर को जब देने की बात आती है, तो मुझे बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। एंड येट टू लार्ज, बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, टू गिव अवे, कि मैं इनको दे नहीं सकती। इसलिए सो सी पुट, क्या किया उसने, सी पुट दैम ऑन द सेफ। इसलिए उसने जितनी भी वो छोटी बनाती जाती थी वो उसको बड़ी दिखाई देती थी। इसलिए उसने कहा कि जब मैं इन केक्स को खुद खाती हूँ तो मुझे छोटी दिखाई देती है, लेकिन जब सेंट पीटर को देने की बात आ रही है तो मुझे वो छोटी केक भी बड़ी दिखाई दे रही है। इसलिए वो क्या करती है, सो सी पुट देम ऑन द सेफ, उन सबको कहाँ रख देती है, सेफ के ऊपर रख देती है। अब स्टूडेंट देखिए, माई सेल्फ किससे, सेल्फ, माई सेल्फ सेल्फ से राइम हो रखा है, तो इसलिए माई सेल्फ राइम विद सेल्फ। तो ये आपका नेक्स्ट देखते हैं। अब जब वो केक बनाती रही और सभी केक उसको लगती रही कि तो बड़ी है बड़ी है बड़ी है, और सेंट पीटर दरवाजे पे खड़े हैं, वो भूखे हैं और फेंट भी फील कर रहे हैं, यानी वीकनेस फील कर रहे हैं, चूँकि वो पूरे दिन फास्टिंग के कारण। तो क्या होता है, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। जब उसको नहीं दिया जा रहा तो उसको क्या होता है, ग्रू एंग्री हो जाता है, उसे गुस्सा आता है, क्रोधित हो जाता है। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। गुस्सा आने का कारण क्या है, क्योंकि वो भूखा था और कमज़ोरी महसूस कर रहा था। फेंट यानी समझो कि भूखा होने के कारण उसको चक्कर आ रहे थे, तो ऐसा वीकनेस वो फील कर रहा था। तो सेंट पीटर जो थे वो एंग्री हो जाते हैं इस बात से, क्योंकि उन्होंने केक मांगी थी और वो केक उनको मिल नहीं पाई थी, काफ़ी देर तक उन्होंने वेट की थी। इसलिए क्या कहते हैं, एंड श्योरली सच ए वोमन वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। और क्या कहते हैं, एंड श्योरली, निश्चित रूप से, सच ए वोमन, इस तरह की महिला, वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, एक सेंट को प्रोवोक करने के लिए पर्याप्त है, यानी एक सेंट को क्रोधित करने के लिए वो प्रोवोक कर रही है, उकसा रही हैं। प्रोवोक का मतलब होता है स्टूडेंट्स उकसाना, कि एक इस तरह की महिला एक सेंट को प्रोवोक करने के लिए पर्याप्त होती है। काफ़ी देर उसने लगा दी है और सेंट पीटर ने केक मांगी थी, वो केक उसको अब तक उन्होंने खाने के लिए नहीं दी, तो उस बात से एंग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि इस तरह की महिला जो होती है वो सेंट को प्रोवोक करने के लिए इनफ है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम देखें तो फेंट किसके साथ, सेंट के साथ राइम कर रहा, तो फेंट राइम विद सेंट। इस तरह से वो एंग्री हो जाते हैं और एंग्री होने पर क्या कहते हैं, एंड ही सेड। वो एंग्री हो जाते हैं तो क्या करते हैं, एंड ही सेड, और वो कहते हैं यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन रूप, और इसलिए चूँकि तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, इसलिए ड्वेल मीन्स होता है स्टूडेंट्स रहना, इन ह्यूमन फॉर्म मीन्स होता है मनुष्य की अवस्था में। तुम बहुत ज़्यादा सेल्फी हो, इसलिए तुम मनुष्य की रूप में, मनुष्य की अवस्था में रहने के लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और ना ही तुम इस लायक हो कि तुम्हें फूड और शेल्टर दोनों ही प्राप्त हों, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना ही तुम इस लायक हो कि तुम्हें अपने आप को वार्म करने के लिए तुम फायर कीप करने लायक हो। यानी तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम एक महिला के रूप में, एक मनुष्य के रूप में रह सको, क्योंकि तुम तो बहुत स्वार्थी हो। और कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें फूड और शेल्टर और उसके साथ साथ अपने आप को गर्म रखने के लिए फायर अवेलेबल होनी चाहिए। अर्थात सीधा सा ये है कि सेंट पीटर कहते हैं उस महिला को कि तुम इतनी अधिक स्वार्थी हो कि तुम्हें एक मनुष्य के रूप में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें आसानी से भोजन भी प्राप्त नहीं होना चाहिए, तुम्हें आसानी से शेल्टर भी प्राप्त नहीं होना चाहिए, और तुम्हें आसानी से अपने आप को वार्म रखने के लिए फायर भी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। यानी सीधी सी बात यह है कि क्रोधित होकर के वो कहते हैं कि तुम एक मनुष्य के रूप में जीवन यापन करने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। और स्टूडेंट्स, हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य को जो है वो स्वभाव से एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। यदि वो कोई सेल्फिश है तो यहाँ सेंट पीटर के अकॉर्डिंग, और वैसे भी यदि हम देखें तो सेल्फिश व्यक्ति
जो मनुष्य होता है, मानवता होती है, उस पर एक कलंक होता है। तो इसलिए सेंट पीटर यहाँ क्रोधित होकर के कहते हैं कि तुम मनुष्य के रूप में रहने के लायक नहीं हो, तुम डिजर्व नहीं करते हो। स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ देखें तो फॉर्म और वॉर्म, फॉर्म राइम विद वॉर्म, तो ये राइमिंग स्कीम होगी, इसकी राइमिंग वर्ड्स हो गए स्टेंजा के। यदि हम देखें नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। अब क्या कहा उसने, सेंट पीटर ने, क्रोधित हो गए तो वो एक तरह से उनको अभिशाप देते हैं, कर्ज करते हैं उस ओल्ड लेडी को जिसने उनको एक केक नहीं दिखाने के लिए, जबकि वो फेंट हो रहे थे भूखा रहने के कारण, उसको बहुत ज़्यादा ग्रीड होने के कारण, बहुत ज़्यादा ग्रीडी होने के कारण जो भी वो छोटी से छोटी केक बनाती थी उसको ऐसा लगता था कि ये केक इतनी बड़ी बनी है कि मैं सेंट पीटर को इसको खाने के लिए नहीं दे सकती। इस तरह से वो उसको कर्ज करते हैं और अभिशाप देते हैं। तो क्या कहते हैं, नव यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम इस तरीके से अपना बिल्ड करोगे जैसा कि बर्ड्स करती है, जैसा कि पक्षी करते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम स्कैंटी फूड प्राप्त करोगे, यानी जो आसानी से अवेलेबल नहीं होता, इस तरह से आपको फूड करना होगा। वो फूड कहाँ से, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है बोर करके, बोर का मतलब छेद करके। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, कि तुम पूरे दिन हार्ड ड्राई वुड, कठोर सूखी लकड़ी में पूरे दिन छेद करते रहोगे। पूरा दिन छेद करने के बाद जब तुम्हें स्कैंटी फूड प्राप्त होगा जैसा कि पक्षी करते हैं। तो इस तरह से सेंट पीटर उस ओल्ड लेडी को, जो बहुत ग्रीड होती है, बहुत लालची होती है, बहुत सेल्फिश होती है, उसको क्या कर देते हैं, कर्ज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ यदि हम देखें तो फूड वुड के साथ क्या कर रहा है, राइम कर रहा है। तो राइमिंग वर्ड्स हो गए फूड राइम विद वुड। और इसी तरह से यदि हम देखें यहाँ शैल स्कैंटी, दोनों एस से शुरू हुए हैं। और यदि हम यहाँ देखें इस लाइन में देखें थर्ड लाइन में बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, तो बोरिंग बार बार रिपीट हो रहा, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। तो इस तरह से वो उसको कर्ज कर देते हैं। देन अप शी वेंट अप थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर फॉर शी वाज चेंजिंग टू ए वर्ड। क्या हुआ स्टूडेंट्स, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, अब वो खड़ी होती है और कहाँ जाती है, चिमनी के पास जाती है। चिमनी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो धुआं निकलने का स्थान होता है उसको चिमनी कहते हैं। तो इसलिए वो चिमनी के पास जाती है, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और उसके बाद उसने फिर कोई भी शब्द नहीं बोला। क्यों क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो एक बर्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड कीपर, और वो गई तो चिमनी के पास थी ओल्ड लेडी, लेकिन आउट ऑफ द टॉप, लेकिन ऊपर से जो फ्लू हुआ वो कौन हुआ, वुड पैकर। वुड पैकर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पक्षी होता है जिसको कठफोड़वा कहते हैं, जिसकी बड़ी शार्प सी बीक होती है, और उस शार्प बीक से उस बहुत जो पावरफुल भी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, उस बीक से पूरे दिन वो लकड़ी में अपनी बीक को मारता रहता है, हिट करता रहता है, और इस तरीके से वो बोर बना लेता है और बोर बना करके अपना फूड प्राप्त करता है। तो वो वुड पैकर में कन्वर्ट हो चुकी थी, चेंज हो चुकी थी, फॉर शी वाज चेंज टू ए बर्ड, वो एक बर्ड में कन्वर्ट हो गई थी। तो सेंट पीटर ने उस महिला को कर्ज किया था कि तुम मनुष्य के रूप में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ कि तुम एक वुड पैकर बन जाओ, और वुड पैकर करके फिर स्कैंटी फूड तुम्हें प्राप्त होगा। पूरे दिन तुम बोर करती रहोगी हार्ड ड्राई वुड में, तब जाकर के तुम्हें भोजन प्राप्त होगा, तब तुम ये समझोगे कि इस भोजन का इम्पोर्टेंस क्या है, इस भोजन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कहानी आपके सामने आई कि किस तरह से लालच के कारण एक महिला जो एक सेंट पीटर को एक केक नहीं दे सकी, उसके मांगने के बाद भी वो किस तरह से महिला से किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक वुड पैकर नाम के बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जैसा आपने देखा होगा जो वुड पैकर होता है उसके स्कारलेट कैप होती है, यानी उसका जो हेड होता है
उस पर स्कारलेट कैप होती है। स्कारलेट कैप का मतलब उसका जो सिर होता है, उसका जो हेड होता है, वो थोड़ा सा स्कारलेट कलर का होता है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, शी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, यानी जब उस महिला को सेंट पीटर ने कर्ज किया था तब उसके सिर पर एक स्कारलेट कैप थी, वो एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो ठीक उसी तरह से रहेगी। अब यदि आप वुड पैकर को देखें तो उसका जो हेड होता है वो स्कारलेट कलर का ही होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब उसको कर्ज किया गया था तब वो स्कारलेट कैप उस लेडी ने पहनी हुई थी। उसी के कारण जो वुड आपका जो बर्ड है उसका जो हेड है वो स्कारलेट कलर का अभी भी वुड पैकर का। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न, लेकिन जो बाकी उसके क्लॉथ्स थे वो बर्न हो चुके थे, ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, और वो काले कलर के हो चुके थे। इसलिए जो वुड पैकर का पूरा जो शरीर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन उसका जो हेड है वो स्कारलेट कलर का होता है, क्योंकि उस ओल्ड लेडी ने उस समय स्कारलेट कलर की कैप पहनी हुई थी। तो स्टूडेंट्स यदि हम देखें यहाँ तो सेम राइम विद फ्लेम, तो सेम और फ्लेम आपस में एक दूसरे से राइम करते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम देखें तो शी और स्कारलेट एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। और यदि हम यहाँ देखें ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, तो यहाँ एज लगा करके किसकी कंपैरिजन की गई है, क्लॉथ्स कोल, क्लॉथ्स की कोल से कंपैरिजन की गई है। ब्लैक एज क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक, जो क्लॉथ्स थे वो बर्न ब्लैक हो एज ए कोल। तो यहाँ कौन सा हुआ, यहाँ हुआ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया। तो जो फर्स्ट लाइन है आपका सी हैड स्कारलेट, इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। और जो इस स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है उसमें सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। कहते हैं इसमें एंड एवरी कंट्री, कंट्री माने होता है गाँव, स्कूल बॉय, जो हर गाँव के स्कूल बॉय, जो स्कूल में जाने वाले लड़के होते हैं, जो स्कूल बॉय होते हैं, एवरी कंट्री हर गांव के, हैज सीन उन देखते हैं, हर इन द वुड किसको, उस महिला को, इन द वुड, वुड मीन्स फॉरेस्ट में, जंगल में। इसलिए जो गांव के स्कूल बॉय होते हैं, कंट्री स्कूल बॉय, वो उस वुड पैकर को, जो कभी लेडी होती थी, या उस लेडी को जो वुड पैकर के रूप में है वुड में देखते हैं, वेयर शी लिव्स इन ट्रीज, जहाँ वो ट्रीज के बीच में रहती है, टिल दिस वेरी डे, आज भी उसको देख सकते हैं, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो क्या करती रहती है, भोजन के लिए बोरिंग एंड बोरिंग करती रहती है, यानी लकड़ी में बोर करती रहती है, छिद्र करती रहती है, ताकि वो भोजन प्राप्त कर सके। क्योंकि सेंट पीटर ने उसको क्या अभिशाप दिया था कि तुम डिजर्व नहीं करते कि तुम्हें इजीली फूड प्राप्त हो। तो चूंकि तुम्हें फूड इजीली प्राप्त ना हो, इसलिए वुड पैकर में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि बड़ी मुश्किल से तुम्हें भोजन प्राप्त हो। और वो पूरे दिन हार्ड वुड में अपनी बीक के साथ बोर करती रहती है। बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, आपस में कहते हैं कि देखो ये रही वो महिला जो सेंट पीटर को एक केक नहीं दे पाई थी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यदि इसकी हम देखें तो इसमें वुड किसके साथ, फूड के साथ राइम करता है। तो ये आपका लास्ट स्टेंजा था इसका। तो इस स्टेंजा में आपने देखा कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल बॉय हैं, वो उसको देख करके क्या करते हैं, इसी तरह की टिप्पणी करते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि हम देखें, जैसा कि पोएटेस ने कहा था कि इससे तुम एक लेसन लर्न कर सकते हो, वो लेसन क्या है, वो लेसन ये है कि वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वी शुड नॉट बी वेरी ग्रेडी, और हमें बहुत ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव ए फीलिंग ऑफ चैरिटी, हमारे अंदर चैरिटी की फीलिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट, कोऑपरेट और हेल्प करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी पोएम द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। आपको वीडियो कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। और स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होती रहे। स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे ही कमेंट पढ़ूंगा तो उसको मैं मैसेज के द्वारा ही फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, या किसी और वीडियो के द्वारा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो के द्वारा अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like and comment the video and share the video as much as possible। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।